हाँ जी दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है लेखांकन विद्यापीठ की एक और नई वीडियो में, जहाँ पे मैं आप लोगों को एसएसटी के चैप्टर के बारे में बताऊंगा। लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी क्लास 9th एंड 10th की डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगी फॉर द कोर्स, ताकि हम लोग आपको हेल्प कर पाए अच्छे मार्क्स स्कोर करने में और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने में। तो वीडियो शुरू करें। तो दोस्तों, मेरा नाम है रॉबिन। मेरे को पिछले 14 साल से साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, साइंस और एसएसटी पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो क्लास 9th एंड 10th, और 11th एंड 12th की आईपी और सीएस पिछले 14 साल से मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। और मैं ही हूँ जो आप लोगों को क्लास 10th की एसएसटी की सारी वीडियोज़ में दिखूंगा और आप लोगों को सारे चैप्टर समझाऊंगा। तो अभी तक हम लोग काफ़ी चैप्टर्स जो है इकोनॉमिक्स के कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने डेवलपमेंट कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कवर कर लिया था। और अब हम तीसरा चैप्टर कवर कर रहे हैं, जिसका है मनी एंड क्रेडिट, जिसकी आप ऑलरेडी 3 वीडियोस देख चुके होंगे। अब ये उसकी अंदर ही 4th वीडियो है, जिसके अंदर हम और अच्छे से और ज़्यादा बढ़िया तरीके से और चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो पढ़ा था बार्टर सिस्टम के बारे में, और बार्टर सिस्टम कैसा होता है उसके बारे में, बार्टर सिस्टम की क्या खामियां थी और मनी ने उन खामियों को कैसे। अब मैंने आपको अगली वीडियो में ये बताना था, मतलब आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मनी क्यों यूज करना शुरू हुआ और मनी कैसे बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर गया। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया ओवर द टाइम, और हम लोगों ने मनी को यूज करना शुरू कर दिया। ये कुछ लिमिटेशंस है बार्टर सिस्टम की, जिसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉल्ट था, जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था, लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि भैया जरूरी नहीं है ना कि अगर मेरे पास एक स्टाइलस है, स्टाइलस मेरे पास अगर एक स्टाइलस है और आप लोगों को वो स्टाइलस लेना है और आपके पास एक गेहूं है, तो ही ये बार्टर सिस्टम काम करेगा। अब अगर आपके पास गेहूं नहीं है तो मेरा स्टाइलस आपके किस काम का, मैं आपको स्टाइलस दूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे गेहूं चाहिए। या अगर आपके पास गेहूं है और मेरे पास स्टाइलस नहीं है, तो वो गेहूं आप मुझे नहीं दोगे क्योंकि आपको स्टाइलस नहीं मिल रहा। तो इसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि भैया दोनों को वांट सेम होनी चाहिए, डिजायर सेम चीज की होनी चाहिए, और दोनों का कोइंसिडेंस उसी पॉइंट पे होना चाहिए, मतलब दोनों को सेम पॉइंट पे ही वो चीजों की जरूरत होनी चाहिए। अगला आता है प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। हम चीज़ों को डिवाइड नहीं कर सकते थे, याद है मैंने आपको बोला था कि अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि यार मुझे सिर्फ मुर्गी नहीं चाहिए, मुझे मुर्गी की एक टांग चाहिए, तो क्या वो दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती बार्टर सिस्टम में। मतलब फिर मैं मुर्गी का क्या करूँगा, मुर्गी तो मर जाएगी। दूसरा, हम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, और डेफर्ड पेमेंट्स पॉसिबल नहीं थी इसमें। तो नीड ऑफ कोइंसिडेंस, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो प्रॉब्लम अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल है राम विलास का। तो वो एक पॉटर है जो पॉट्स बनाता है, और वो चाहता है कि वो एक्सचेंज करे उसके पॉट्स को फॉर सम क्लोथ्स। तो वो नियर बाय क्लोथ मेकर के पास जाता है, बट कोई भी उसमें से जो है उसको क्लोथ देने को राजी नहीं था इन एक्सचेंज ऑफ हिज पॉट्स। तो वो कुछ चाहते थे डिफरेंट अगेंस्ट देयर क्लोथ्स। तो द पॉइंट इज कि राम जो यहाँ पे है राम विलास, इसके पास पॉट्स हैं और ये एक्सचेंज करना चाहता है क्लोथ्स में। और जो क्लोथ्स है, इन ऑर्डर टू गेट एक्सचेंज उसको पॉट्स चाहिए होंगे, पर इस एग्जांपल के हिसाब से किसी को पॉट्स चाहिए ही नहीं, तो इसलिए बार्टर सिस्टम हुआ ही नहीं। इसी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉल्ट, कि मुझे जो चाहिए, मेरे पास जो है वो आपको चाहिए होगा, और आपके पास जो है वो मुझे चाहिए होगा। और अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो बार्टर सिस्टम कंटिन्यू नहीं हो सकता। टू प्रोटेक्ट टू प्रैक्टिस बार्टर सिस्टम देयर मस्ट बी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो बार्टर सिस्टम को प्रैक्टिस करने के लिए अप्रोक्सीमेटली डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना चाहिए। अब यहाँ पे आई कमोडिटी मनी, इस बात को खत्म करने के लिए। तो जो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप, प्रिमिटिव का मतलब होता है फर्स्ट, पहला। तो जो पहले टाइप की जो मनी आई थी, द फर्स्ट टाइप ऑफ मनी इज कमोडिटी मनी। तो पहले टाइप की मनी कौन सी थी? कमोडिटी मनी। कुछ यूजफुल कमोडिटी थी जो बेसिकली जनरल डिमांड्स में यूज होती थी एज एन एक्सचेंज मीडियम, और वो दोनों तरीकों से करी जा सकती है, एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट और मेजर ऑफ वैल्यू। अब वो कमोडिटी पता क्या था? शुरुआत में वो स्टोन्स भी थे। हमें पता तो था नहीं कि हम किस चीज को क्या यूज करेंगे, तो हम अलग अलग टाइप के स्टोन्स यूज करते थे। जो सा टाइप का स्टोन होगा, जो सा वेट होगा,
उसके हिसाब से उसकी वैल्यू होती थी, उसके हिसाब से उसकी पेमेंट होती थी। तो हम लोगों ने उसको एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट भी बना दिया था और मेजर ऑफ वैल्यू भी बना दिया था। अब एग्जाम्पल क्या है कमोडिटी मनी का? वेरियस कमोडिटीज हैव हिस्टोरिकल सर्व्ड एज मनी, जैसे कैटल हो गया, टबैको, शुगर, ग्रेन्स, नेल्स, शेल्स, हाइड्स, मेटल्स एक्सेट्रा। अब आप लोगों को पता नहीं होगा या पता होगा, आई डोंट नो, पर वो जो वर्ड है सैलरी, ये सैलरी वर्ड जो है वो इटली से आया है, क्योंकि इटली में सॉल्ट को एज अ मेजर ऑफ पेमेंट यूज करते थे, और वहाँ के सोल्जर्स को सॉल्ट दिया जाता था जब वो आर्मी में सर्व करते थे और जंग जीत के आते थे, तो तब वहां से वर्ड आया था सैलरी। तो जैसे सॉल्ट है हम यूज कर रहे हैं, तो वैसे अलग अलग जगह पे कैटल भी यूज होता था, टबैको, शुगर, ग्रेन्स, कीले भी यूज होती थी, शेल्स भी यूज होते, हाइड्स भी यूज होती थी, मेटल्स भी होते थे और बहुत चीजें होती थी। बट जो ट्रांजैक्शन थी वो अभी भी एसेंशियली एक बार्टर सिस्टम ही चल रहा था बेसिकली, क्योंकि एक गुड के बदले में या सर्विस के बदले में आपको दूसरा गुड देना पड़ रहा था। मतलब प्रॉब्लम तो अब भी सॉल्व नहीं हो रही थी, हम एक चीज के बदले में दूसरी चीज दे रहे थे, गुड ही था जो हम दे रहे थे, चाहे वो पत्थर हो चाहे वो शुगर हो, दूसरा बंदा शुगर ही एक्सेप्ट कर रहा है, पर कितनी क्वांटिटी पे कर रहा है दैट डिपेंड्स अपॉन देम। अब लिमिटेशन क्या थी विद कमोडिटी मनी? तो इसका था पहले सेम वही बात, लिमिटेड नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, किस दूसरे को भी सेम चाहिए। दूसरा, स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। तीसरा, स्टोर नहीं कर सकते थे, वही सब चीजें जो चल रही थी ऊपर, ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, और पेमेंट पॉसिबल नहीं थी, डेफर्ड पेमेंट्स। तो वही सब चीजें भैया बार्टर सिस्टम में भी वही चल रहा था, यहाँ पे भी वही चल रहा है, हाँ तो सेम चल रहा था। तो इसलिए हमने कमोडिटी मनी को हटा के फिर यूज करना शुरू कर दिया कैटल मनी। अब कैटल मनी क्या था? टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू विद कमोडिटी मनी, पीपल स्टार्टेड यूजिंग कैटल्स एज मनी। उन्होंने कैटल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, गाय भैंसों का, चरवाहों ने यूज करना शुरू कर दिया। तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे उनका एक कॉमन यूटिलिटी थी, वो यूज करे जाते थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और ये एनिमल्स जो थे इनको कहा जाता था कैटल मनी। जैसे कुत्ते दे दिए, भेड़ दे दी, गाय दे दी, तो इनको हम कैटल मनी के नाम पे यूज करते थे उस टाइम पे। ये थी कैटल मनी, एक छोटी सी इमेज, वही गाय भैंस जो मैंने बताया। पर कैटल मनी की भी कुछ लिमिटेशंस थी, क्या? वही कोइंसिडेंस ऑफ वांट चाहिए था, स्टैंडर्ड ऑफ मेजर नहीं था, और प्रॉब्लम थी स्टोरिंग वैल्यू में। हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, डेबिट पेमेंट नहीं कर सकते थे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके और क्या ही, डिविजिबिलिटी नहीं हो सकती थी, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते थे। तो ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इसके अंदर उठ के आए, एक नया पॉइंट ऐड हो गया। फिर हम सोचा यार हम क्या करें, फिर हमारे दिमाग में ख्याल आया क्यों ना हम मेटालिक मनी का इस्तेमाल करें, मेटल्स का इस्तेमाल करें फॉर मनी। तो कुछ उस टाइम पे प्रेशियस मेटल्स थे जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, इन सब का इस्तेमाल होने लग गया, कॉमन यूटिलिटी के तरीके से यूज करने लग गए हम इसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हमने बाद में मेटालिक मनी का नाम दिया। अब इन्होंने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। कैसे? पहली बात, इनको स्टोर करना आसान था, ये डैमेज नहीं हो सकते थे। फिर कन्वीनियंटली कैरी हो जाते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। और तीसरा, हम इनको डिवाइड कर सकते थे इन स्मॉलर पार्ट्स। तो फिर हमने इनको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू कर दिया। ये कुछ फोटोज है फॉर द मेटालिक मनी जो यूज टाइम पे यूज करा जाता था। अब इसी के तरीके से हम लोग धीरे धीरे मॉडर्न कॉइन्स में आना शुरू हो गए। हम लोगों ने ऐड करने शुरू कर दिए सिंबल्स वैल्यूज एक्सप्रेस करने के लिए। ये एक स्टैंडर्ड मेजर देने लग गए उस वैल्यू का कि भैया इस कॉइन की इतनी ही वैल्यू है। जैसे आपके पास अगर कोई कॉइन हो तो उस कॉइन का जो 10 रुपए का सिक्का होता है, उस 10 रुपए के सिक्के की वही वैल्यू है, उस 10 रुपए के सिक्के की कोई और वैल्यू नहीं है। तो ये उसी टाइम पे पता लगा था। फिर धीरे धीरे स्टैंडर्डाइज होने लग गया इनका वेट, इनका साइज और इनका कलर, ये भी स्टैंडर्डाइज होने लग गया। अब देखो यहाँ पे आके दोनों कॉइन्स डिफरेंट होने लग गए। अब ये एक ही कॉइन के सॉरी ये दोनों अलग अलग कॉइन्स है। ये इंडिया का कॉइन है, हाँ ये इंडिया का कॉइन है, और ये शायद आई थिंक सो इंग्लैंड का कॉइन है। तो ये कॉइन और ये कॉइन दोनों डिफरेंट होने लगे। हम देख के पहचानने लगे कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स है और इनके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। फिर ओल्ड प्रेशियस मेटल्स जो थे वो रिप्लेस होने लग गए लेस कॉस्टली मेटल्स जो कि सिल्वर और निकल थे। जो आज हम सिक्के यूज करते हैं सिल्वर और निकल के मिक्स, तो सिल्वर और निकल आने लग गया क्योंकि ये अब सस्ते थे, ये सस्ता मेटल था और हमें एबंडेंस पे मिल सकता था। तो इसीलिए अब हमने नए नए शेप्स और नए नए कॉइन्स बनाने लग गए, और इसी की वजह से शुरुआत हुई थी मनी की। इतना आपको समझ में आया होगा आई होप सो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मनी
अब मनी क्या है? मनी वो कुछ भी चीज है जो कि यूज करी जा सकती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसको हम स्टोर कर सकते हैं, मेजर ऑफ वैल्यू कर सकते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट कर सकते हैं। ध्यान दो, ये सारी की सारी पॉइंट्स बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस को हटाते हैं। हम बार्टर सिस्टम में क्या कर सकते थे? उनको एक्सचेंज के तरीके यूज नहीं कर सकते थे, उनको वैल्यू के तरीके से स्टोर नहीं कर सकते थे, मेजर नहीं कर सकते थे, और उनको स्टैंडर्ड सॉरी डिफरेंट पेमेंट्स के तरीके से यूज भी नहीं कराया जा सकता था। तो यही पॉइंट आगे जाके मनी की ताकत बन गया। तो हम लोगों ने इन सब चीजों के लिए मनी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि ये है। फिर ये हट गया, ये कैटल मनी हट गया, प्रेशियस कॉइन्स हट गए, और फिर हम लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब मनी कैन बी एनीथिंग। देखो, मनी कुछ भी हो सकता है। पहली बात, मनी की वजह से आपके पास परचेसिंग पावर आती है। व्हाट इज परचेसिंग पावर? मैंने आप लोगों को यार पहले एग्जांपल दिया था स्टारबक्स का या कोस्टा का। आप लोग वहां जाते हो कॉफी पीने के लिए, दोबारा दे देता हूँ, अगर आप कॉफी पीने के लिए जाते हो तो वहां कॉफी पीने के लिए आप अपनी जेब से एक नोट निकालते हो या अपने यूपीआई से पेमेंट कर देते हो। कभी वो नोट आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा नहीं है, मैं आपको पढ़वाऊंगा वो नोट में क्या लिखा होता है। बेसिकली वो कुछ भी नहीं है, उस पर एक चीज लिखी होती है। पर मनी हमें एक ताकत देता है कि हम किसी चीज को परचेज कर पाए। उसके अलावा हम उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तरीके से भी यूज कर सकते हैं। वो मेजर वैल्यू, किसी भी वैल्यू को मेजर करने के लिए भी यूज हो सकता है, चाहे वो गुड्स हो या वो सर्विसेज हो। तीसरा, हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं वैल्यू को एक पर्सन से दूसरे पर्सन। आप अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसा डालते हो ना, तो आप वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हो। दिस इज नॉन एज वैल्यू ट्रांसफर। मेरे अपने अकाउंट से मैंने दूसरे के अकाउंट में पैसे डाल दिया, दिस इज वैल्यू ट्रांसफर। दूसरा, हम उसको यूज कर सकते हैं स्टोर करने के लिए फॉर फ्यूचर यूज, और हम उसको यूज कर सकते हैं एज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फ्यूचर यूज के लिए जैसे आपके मम्मी पापा SIP पे इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड परचेज कर लेते हैं, तो ये होता है फ्यूचर यूज के लिए। और हम इसको डेफर्ड पेमेंट्स के तौर पे भी, पेमेंट मतलब पार्शियल पेमेंट्स के तौर पे भी, इंस्टॉलमेंट्स पे करने के लिए भी हम इनको यूज कर सकते हैं। अब मनी के फंक्शन क्या है? सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फंक्शन है मनी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हम मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं। मुझे जो चीज चाहिए वो, उसके लिए मैं मनी को आपसे एक्सचेंज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फोन लेने जाना है तो मैं फोन के बदले में उसको पैसे ही दूंगा ना, तो ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। दिस इज नॉन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा, हम इसको स्टोर ऑफ वैल्यू कर सकते हैं, मतलब मनी को हम स्टोर कर सकते हैं और ये सेफ है और एक्सेसिबल है। मतलब आप इसको ऐसे वेल्थ के तौर पे स्टोर कर सकते हो। तो हम मनी को स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब कि हम मनी को स्टोर कर सकते हैं अपनी वेल्थ बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपके पापा मम्मी अपने अकाउंट में पैसे रखते होंगे। पुराने जमाने में लोग तिजोरी में पैसे रखते थे जब तक उनको अकाउंट का नहीं पता था। तो मनी को हम एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू के तरीके से भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेजर ऑफ वैल्यू, जो मैंने अभी बताया कि हम लोग इस वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, किसी की भी वैल्यू को। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में जाते हो फोन परचेज करने के लिए, घर परचेज करने के लिए, कपड़े परचेज करने के लिए, अरे यार सब छोड़ दो, एक टॉफी परचेज करने के लिए भी जाते हो, तो हमने वो टॉफी की एक वैल्यू बना रखी है ना कि 1 रुपए में 2 आएंगी, 1 रुपए में 1 आएगी, 5 रुपए की 1 आएगी, है ना, वो उसकी वैल्यू है। तो हम उसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। चिकन लेने के लिए जाते हैं तो हमें पता है कि 350 या 480 का या 500 का एक तंदूरी चिकन आएगा, है ना। अगर हम बर्गर किंग पे जा रहे हैं तो हमें पता है 99 रुपीज़ का उनका चिकन बर्गर आएगा। अगर हम CCD में जा रहे हैं या स्टारबक्स में जा रहे हैं तो हमें पता है कि 300 से उनकी कॉफ़ी स्टार्ट है। तो उनकी एक वैल्यू है ना, हर एक चीज़ की एक वैल्यू है ना। तो हमने उन वैल्यू को मेजर करा और उन वैल्यू ऑफ मेजर को हम लोग कैलकुलेट करने लगे। दिस इज नॉन एज मेजर ऑफ वैल्यू। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, हम भीम से या UPI से या किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली या फिजिकली किसी को पैसे दे रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिकली किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, या कोई हमारे अकाउंट में कर रहा है, तो दिस इज नॉन एज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कि हम पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर करा जा सकता है। उसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, वही कि हम लोग इनको इंस्टॉलमेंट्स के तरीके से यूज कर सकते हैं। आपकी जब फोन से या जब आप कार परचेज करने जाते हो तो कार EMI पे परचेज करी जाती है और उसकी एक सेट अमाउंट लिया जाता है बैंक के थ्रू पर मंथ, तो उसको हम कहते हैं डेफर्ड पेमेंट्स। तो आई होप सो कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी, जितना मैंने अभी पढ़ाया उतना आप लोगों को समझ में आया होगा, और थोड़ा सा आपको और क्लियर हुआ होगा कि मनी कैसे यूज करा जाता है और मनी के क्या फंक्शंस हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, ये वीडियो समझ में आई है, तो नीचे दिए गए बटन, जो लाइक बटन है, उसमें लाइक पे क्लिक कर देना। सब्सक्राइब पे थोड़ा कुछ ना कुछ तो मार ही देना यार। और
कमेंट करना इस वीडियो में, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।